हेलो साथियों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल शिक्षा जो मस्ती पर मैं अनिल आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है, जिसमें 10वीं क्लास के जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक के, तो सारे का जो है आज बोर्ड पे आप लोग को सामने लिखने वाले हैं और आप भी नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद, सारे फॉर्मूले लिखने के बाद ये 100% श्योर हो जाना है कि इससे बाहर किसी भी प्रकार के कोई भी फॉर्मूले का यूज 10वीं क्लास में नहीं होने वाला है आपके एग्जाम सेंटर में। तो यानी कि यह वीडियो जो है आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, जो कि फॉर्मूले में जिसको दिक्कत होता है, फॉर्मूला नहीं जान पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, या पता नहीं है कि कौन कौन सारे फॉर्मूला है, कौन से चैप्टर का है, तो आज उसके विषय में विस्तृत रूप से हम जानकारी देने वाले हैं। और एक एक फॉर्मूला चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला क्या है, चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है, चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला क्या है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और सारे को जो है चैप्टर वाइज लिखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो अवश्य इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपके भाई बहन या कोई अन्य लोग जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और ये भी फिलहाल तुरंत एग्जाम देना है, तो वो लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर अध्याय 1 का ही फॉर्मूला की चर्चा कर लेते हैं। किसका? आप लोग जो ना क्या करिएगा कि हम चैप्टर वाइज लिख रहे हैं, तो आप लोग भी चैप्टर का नाम भी लिखिएगा, चैप्टर लिखिएगा, और फिर चैप्टर जैसे कि पहला चैप्टर अध्याय 1 का, अब उसमें क्या सा कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो मात्र एक ही फॉर्मूला का यूज हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। कौन सा फॉर्मूला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी फॉर्मूला का यूज किया गया है, मतलब इसी प्रमेय का यूज किया गया है। इसका प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अध्याय 1 में मात्र एक ही फॉर्मूला का यूज किया गया है। कौन सा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इससे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है ए बी और आर में क्या संबंध होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये फॉर्मूला पहला चैप्टर से संबंधित है। हम इस चैप्टर का में कैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं और कितना क्वेश्चन से उस पर चर्चा नहीं करने वाले, केवल फॉर्मूला का, क्योंकि पूरे चैप्टर का फॉर्मूला बताने में भी आपको जो है अधिक समय देना होगा, तो इसलिए जो है ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अध्याय 1 में मात्र एक ही फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अध्याय 2 की हम बात कर लेते हैं। अध्याय 2 में कौन सा फॉर्मूला है? तो अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद, पोलिनोमियल। तो बहुपद में एक फॉर्मूला यूज किया गया है, और कौन सा फॉर्मूला है? वो है हमारा बहुपद ज्ञात करने का। शून्यकों के, देखो क्या क्या है, शून्यक ज्ञात करने, शून्यक का योगफल का एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला है, और एक है शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। इस चैप्टर में हम बात करें तो मात्र 3 थे फॉर्मूला लगेगा, कि एक वो है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो सी बटा में ए होता है। शून्यकों का अच्छा योगफल को देखो ना, अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल को क्या से सूचित करते हैं? अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बटा में होता है, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बटा में ए होता है। इसके बाद एक है शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। ये क्या होता है सूत्र? एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अध्याय 2 में जो है ना यही 3 फॉर्मूला का यूज हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा में ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल का से और योगफल दिया हुआ तो क्या ज्ञात करने का, बहुपद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 3 फॉर्मूला है। अब अध्याय 3 की हमको बात कर लेते हैं। देखिए अध्याय 2 तक का फॉर्मूला हम बता दिए, आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक ना। अगर आपको एग्जाम देना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। केवल देखने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए अध्याय 3 पर हम अब चर्चा करते हैं। अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सूत्र देखिए, उसमें क्या है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का, वैल्यू ज्ञात करने का जो है उसमें विधि बताया गया है। फॉर्मूला उसमें नहीं है, उसमें क्या है, विधि है। एक विधि का नाम ही बता देते, कौन सा विधि है, एक ग्राफीय विधि है। क्या है पहला, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि द्वारा एक्स वाई का मान ज्ञात करने का है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, प्रतिस्थापन विधि है। और तीसरा है विलोपन विधि है, विलोपन विधि है। चौथा है वज्र गुणन विधि है, तो ए आपके पास विधि है जो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का जो है एक तरीका बताता है कि ग्राफी विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, विस्थापन विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, विलोपन विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, और गुणन। ये सब का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, एक विधि है, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और अब देखिए, हाँ एक चीज है कि ग्राफीय विधि द्वारा जानने के लिए जो है, बनाने के लिए एक सारणी दिया हुआ रहता है, उस सारणी में कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि दो, जैसे देखो ध्यान से समझना सभी लोग, ग्राफीय विधि में दो समीकरण दिया हो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण 1 दिया हुआ रहता है। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है। दो समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या पूछ सकता है फॉर्मूला के रूप में, कि इसका हल के विषय में पूछ सकता है, इसकी रेखाएं के बारे में पूछ सकता है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे देखो, जब कंडीशन जो है ना a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 होता है, तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। और हल क्या होते हैं, दो अद्वितीय हल होता है। उसी प्रकार से देखिए पहले स्थिति ऐसी आएगी, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब ऐसे रहेंगे तो रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, याद रखना होगा, समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि बताइए रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेद होती है, संपाती होती है, तो आपको याद रखना होगा कि a1 बटा a2 नोट बराबर b1 b2 नोट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, तो रेखाएं समांतर होती है और कोई हल नहीं होता। तीसरा एक और कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और अनेक हल होता है। कितना होता है, अनेक हल होता है। तो ये आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना, तो इससे एकदम कंफर्म है कि दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो सारणी भी हम बनाए हैं ना, इससे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपलसरी है।
तो आपको ये सारणी याद करके रखना है। इस चैप्टर में यही फॉर्मूला के रूप में आपको याद करके रखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, 2 अद्वितीय हल होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो समांतर रेखाएं होती है और कोई हल नहीं होता। अब जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होती है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और अनेक हल होता है। ओके, तो अध्याय 3 में आपको इतना ही याद रखना है फॉर्मूला के रूप में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद देखते हैं कोर्स अध्याय 4। अध्याय 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय 4। देखिए अध्याय, हम चैप्टर वाइज बताते चल रहे हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण, ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसमें आपसे पूछेगा कि कोई जो समीकरण दिया हुआ है वे द्विघात है या फिर नहीं, ये चीज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात है या नहीं। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखिए इससे पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा सबसे पहले द्विघात बहुपद का मूल रूप। द्विघात समीकरण, समीकरण का मूल रूप आप लिखते चलेंगे, मूल रूप, मूल रूप। तो मूल रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है, आप लिख लेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा ऑप्शनल में, ठीक है। और देखो इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला, क्या पूछा जाता है कि कोई समीकरण जो दिया हुआ है वो द्विघात है या नहीं। तो द्विघात किसको बोलते हैं, जिसके चर राशि का अधिकतम घात, जिस समीकरण के चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको हल करके देखना होगा कि उसमें x का पावर जो है 2 आ रहा है या 2 से कम आ रहा है या 2 से अधिक आ रहा है। यदि केवल 2 आ रहा है तो अधिक से अधिक 2 आ रहा है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कह सकते हैं। चलिए आप जो है पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए अब जो है इस चैप्टर में हमें क्या फॉर्मूला जानना है। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोगों को जो बीजगणित से संबंधित फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला का यूज होता है। अध्याय 3 में भी होगा, अध्याय 1 में भी होगा, अध्याय 2 में भी होगा। तो कुछ बीजगणित के जो फॉर्मूले यूज होते हैं उस बीजगणित के फॉर्मूले को आपको इस चैप्टर में हम लिखा दे रहे हैं। चलिए इसके बाद जैसे इस चैप्टर का तो एक है विविध ज्ञात करने का फॉर्मूला है, विविध डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। याद रखेंगे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, एकदम कंप्लीट याद रखेंगे। देखिए जब ये फॉर्मूला के रूप में ही है, जब d बराबर जैसे देखिए d ग्रेटर देन 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होती है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक एवं 2 असमान हल, असमान हल। याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछेगा। और फिर एक होता है d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक, वास्तविक एवं 2 समान हल, समान हल, ठीक है, तो समान हल। और जब d लेस देन 0 होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक, काल्पनिक हल होता है, काल्पनिक होती है। और एवं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है जब d लेस देन 0 होता है। ओके, अब देखो अगर a रहेगा हमारे पास वास्तविक, ध्यान से समझेंगे, जब वास्तविक रहेगा ऐसे रहेगा तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए मूल ज्ञात करने का है द्विघाती, द्विघाती लिखना हमको, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र के द्वारा जो है हम मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या है वो आपको जानने की जरूरत है। माइनस बी,
क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, यानी कि AC को d का मतलब क्या हुआ, d का मतलब यही हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं द्विघात समीकरण, और इसको भी बोल सकते मतलब द्विघाती सूत्र बोलते हैं। ये भी द्विघाती सूत्र है, ये भी द्विघाती सूत्र है, दोनों चीज एक ही है। डी का मान यहाँ पे देखिए रख दिए हैं, और नहीं तो फिर डी यहाँ से ज्ञात करके डायरेक्ट रख देते हैं, समझे। तो द्विघाती सूत्र क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a होता है, यानी इसी को हम बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। इस चैप्टर का इतना ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर जो भी क्वेश्चन आने वाला है आएगा। और बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, उस बेसिक फॉर्मूले देखो, और जब ए वाला रहेगा देखिए ध्यान से, जब डी इक्वल टू 0 आएगा, तो डी इक्वल टू जब 0 आएगा तो ए फॉर्मूला का यूज करते हैं मूल ज्ञात करना, माइनस बी बटा में 2a कोमा माइनस बी बटा में 2a। ए फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए फॉर्मूला का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन सुविधा के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं जब डी इक्वल टू 0 होता है। चलिए, आप यदि पढ़े होंगे और केवल रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को कभी भी, तो आप क्या करेंगे, केवल फॉर्मूला लिख लेंगे और फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको केवल फॉर्मूला से हम बता रहे हैं आपको कि जो ऑप्शनल 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो 40 नंबर एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है, तो वो आपको सारा पकड़ा जाएगा। चलिए, अब इसमें जनरल फॉर्मूला कौन कौन से यूज होते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। जैसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला है और कहीं भी सेटअप हो जाता है। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कहीं भी सेटअप हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद करके रखना। एक ए फॉर्मूला एकदम कहीं भी लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी भी चैप्टर में आ जा सकता है, किसी भी चैप्टर के लिए जरूरी है, तो आपको ये जानकारी रखना होगा, याद करना होगा। और क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, ए भी इस चैप्टर में फॉर्मूला का यूज है। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपको यूज होता है इस चैप्टर को बनाने में। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज भी इस चैप्टर में होता है। और कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, ए वाला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ए फॉर्मूला का यूज हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का दिख रही, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी पूछा जा सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतने फॉर्मूला आपको जो है इस चैप्टर में आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, कहीं भी सेटअप हो जाते हैं, तो आपको हर हालत में इस फॉर्मूलों को याद करके रखना है, जिससे आप जो है अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अब आगे जो है इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला जरूर आप याद करेंगे, ठीक है, और नहीं याद करेंगे तो फिर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, या फिर बोलते हुए लिख रहे हैं तो आप तो आसानी से लिख सकते हैं वैसे भी। अब देखिए, अध्याय 4 के फॉर्मूला सारे आपको हम लिखा ही दिए हैं, ठीक है, 4 में इतना ही फॉर्मूला का यूज है। अब अध्याय 5 की हम बात कर लेते हैं। कौन सा अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जीपी, एपी है, क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्या फॉर्मूला है, तो एपी में सबसे पहले देखो, एपी में एक फॉर्मूला है, सबसे पहले एपी का मूल रूप क्या है, एपी का मूल रूप क्या होता है, तो एपी का मूल रूप देखिए क्या होता है, A1, A2, A3, A4, ऐसे डॉट 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 AN तक जाता है, यही है इसका मूल रूप। ठीक है, एपी का मूल रूप क्या है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN होता है। इसको हम लोग मूल रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस A प्लस 2D, A प्लस 3D,
A4 को A+3D, देखो A लिख सकते हैं, इसको A+D लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं, और इसको लास्ट लॉ को क्या लिख सकते हैं, A+n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका AP का मूल रूप ही है। ठीक है, ये भी मूल रूप है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक सारो अंतर होता है। क्या होता है? सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से सूचित करते हैं। तो क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि देखो A1 को प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, और A2 को क्या बोलेंगे? दूसरा पद बोलेंगे। तो D ज्ञात करने का दूसरा पद में से पहला पद घटा दो तो AD हो जाता है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला एकदम आपको कंठस्थ करके रखना है। ये देखिए पहला फॉर्मूला एक प्रकार से आपका A है। ठीक ना? अब देखो एक ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या कि एक फॉर्मूला AP में AN बराबर A+n-1 इंटू डी, एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है जिसका यूज हर जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए इसमें एक चीज और बता देना चाहते हैं हम कि A क्या है, N क्या है, AN-1 D क्या है, सारा चीज बताएंगे। अभी पूरा फॉर्मूला पहला लिख दे, दूसरा का फॉर्मूला क्या क्या है इसमें, शून्य को ये देखो पद ज्ञात करने के लिए लिख नहीं देते हैं। इस फॉर्मूले का यूज क्यों कब करते हैं? पद, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। और साथ ही देखिए अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो प्रथम पद सारो अंतर और पदों की कुल संख्या, ये सब ज्ञात करने के लिए भी इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है ASN बराबर होता है, क्या होता है? ASN बराबर AN/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसका नाम है शून्यकों का, ये क्या है इसका नाम? AP के योगफल, AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक ना? क्या है? ASN बराबर AN/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये है आपका ASN ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि AP के कुल पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और देखो एक और है, ASN बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? N/2 इंटू AN प्लस L होता है। ठीक है, L क्या होता है? देखो AN प्लस L होता है। ठीक ना? N प्लस L होता है, ये चीज आपको ध्यान कर रखना है। एक ASN ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको पता नहीं चलेगा तो यहाँ लिख देते। एक A1 क्या होता है? प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। N क्या होता है? पदों की संख्या होता है, N पदों की संख्या होता है। AN क्या होता है? AN क्या होता है? अंतिम पद होता है। ठीक है, AND क्या होता है? सारो अंतर होता है। ASN क्या होता है? पदों का योग, N पदों का योग होता है। ठीक ना? ये चीज आपको पता है। तो इस चैप्टर में यदि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप याद करके रखे हैं तो इस चैप्टर के आप महारथी हैं। ठीक है, और यदि आप ये चैप्टर फॉर्मूला नहीं याद करके रखे हैं तो अभी याद कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला का यूज है। इतना फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस चैप्टर में अच्छा से नंबर ला सकते हैं। जो ऑप्शनल वाला, खास करके जो पेपर जो वैकल्पिक होगा ना, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आसानी से आप जो है इस फॉर्मूले की यूज करके अपने जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, अध्याय 5 का सारा फॉर्मूला आपको हम नोट करा दिए हैं, आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब जो है अध्याय 6 पर हम चलते हैं। अध्याय 6 क्या है मेरा? त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति नहीं, त्रिभुज है। क्या है? ट्रायंगल है। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अध्याय 6 की बात कर लेते हैं। अध्याय 6 क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज में हमें देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ना है?
उसमें त्रिभुज चैप्टर में हमको फॉर्मूला वैसे नहीं पढ़ना, उसमें हमको थ्योरम पढ़ना है और थ्योरम से क्वेश्चन आता है, जैसे कि थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, क्षेत्रफल वाला एक थ्योरम है वो से आता है। 3-4 थ्योरम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक जो है आपको 2-3 जो है आपको ये सर्वांगसम सिद्ध करने वाला है, समरूप सिद्ध करने वाला है, वो सब थ्योरम से क्वेश्चन आता है। यानी इस चैप्टर में खास वैसा कोई सूत्र नहीं है, इस चैप्टर में आपको थ्योरम देखने के लिए मिलेगा और जगह जगह पर जनरल फार्मूला यूज उसमें होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये हम बात कर सकते हैं कि जो थेल्स थ्योरम है उसके जो निष्कर्ष है वो एक सूत्र के रूप में काम करता है, समानुपातिकता प्रमेय जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके हम लिख सकते हैं, क्या है, जैसे कि एक ट्राइंगल है, देखिए थेल्स थ्योरम का जो निष्कर्ष है उस पर हम बात कर रहे थे। ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई। देखिए थेल्स थ्योरम में ए होता है, जैसे कि ए भुजा कुछ दिया हुआ रहेगा, ए भुजा दिया हुआ रहेगा, ए भुजा दिया हुआ रहेगा, ए आपको निकालने के लिए पूछ देगा। तो कैसे निकलता है थेल्स थ्योरम से, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से देखो क्या होता है, एडी बटा में बीडी होता है। क्या होता है, एडी बटा में बीडी होता है और एई बटा में ईसी होता है, ईसी होता है, ईसी। आपको इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि इसमें और इसमें ये दिया हो रहेगा, 3 से कोई भी दिया हो, चौथा आपसे पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला लगा करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको तो यहाँ पर फॉर्मूला के लिए ही हम बोले तो आपको फॉर्मूला ही बताएंगे। अब देखो एक क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, ये थ्योरम है, क्षेत्रफल का प्रमेय 6.6 प्रमेय है ना, वो वाला। उसमें क्या रहता है ना, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान समझो, 2 ट्राइंगल दिया हुआ रहता है, ए बी सी, और एक ट्राइंगल रहता है पी क्यू आर, और ये दोनों समरूप होता है। तो ये दोनों के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होता है, इनके साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी बट्टा में पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे इसका संबंध है। या फिर बीसी को हम लोग ले लेंगे तो बीसी बटा में क्यू आर का स्क्वायर ऐसे होता है। या फिर अगर हम एसी को लेते हैं तो एसी बटा में पी आर ऐसे दिया हुआ रहेगा। ये फॉर्मूला के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कहेगा कि एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है जिसका एक का क्षेत्रफल 121 है, एक का 64 है, तो एक का भुजा 11 है, तो दूसरा का भुजा ज्ञात करिए, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ओके। चलिए और देखिए, ये तो हो ही गया, ये तो बता ही दी, आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज है, यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज लिखा था पी क्यू आर, ठीक है, कुछ नहीं लिखा मिटा है। अब देखो एक प्रमेय आपसे पूछा जाएगा, तीसरा प्रमेय से क्वेश्चन पूछता है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यतः पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये देखो एक त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज कैसा होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज होता है, चलिए ऊपर ही लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बिल्कुल पूरे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको कंप्लीट कराने तो बात करें हैं तो कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं, तीसरा प्रमेय बताने वाले थे, पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको ना, थ्योरम प्रमेय। क्या होता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये देखिए समकोण त्रिभुज बना दी, समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो इसको सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको बोलते हैं आधार, आधार यानी कि बेस बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें एक संबंध होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार
का स्क्वायर। इस देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए ना एक ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं भी सेटअप हो जाता है, किसी भी चैप्टर में जाकर जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप एकदम याद कर लेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ओके, इस चैप्टर से इतना ही। आपको प्रमेय का भी ज्यादातर यूज है और इतना ही फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं। और ऐसे तो बहुत सारा इस चैप्टर में थ्योरम है और बहुत सारा जो है तरीका है जो समरूपता सिद्ध करने का है और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आपको जो है हम अध्याय 7 की ओर लेकर के चलते हैं। अध्याय 7 की कितने फॉर्मूले हैं, कितने सूत्र हैं, चैप्टर का नाम क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहला फॉर्मूला जो है दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र, सबसे पहला सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है, ठीक ना। पहला दूरी सूत्र क्या होता है कि दो बिंदु होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। इसको कोई निर्देशांक तो हम लोग अभी मान लेते हैं फिलहाल x1 और इसको मान लेते हैं y1 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 और इसको y2। मान लीजिए कि AB एक रेखा है, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो दूरी सूत्र का यूज करके AB की दूरी हम बता सकते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट, याद रखेंगे AB की दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूला से हम आप लोगों को दावा करते हैं कि जरूर एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो है आप एकदम याद करके रखेंगे कि दूरी सूत्र ये होता है। और इस चैप्टर में क्या है, क्या फॉर्मूला है, इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो कि ए बी एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु P है जो इसको x1 और y1 मतलब x, y पर प्रतिच्छेद कर देता है, ठीक है। तो विभाजन कर रहा है, मान लो कि इधर अनुपात कुछ न कुछ अनुपात होगा, तो इस m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। विभाजन सूत्र डायरेक्ट पढ़िए, विभाजन सूत्र, ठीक ना, विभाजन सूत्र इस चैप्टर में है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर, जैसे P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको x ज्ञात करना होगा, तो इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ रह सकता है, क्या, x1, y1 दिया हुआ रहेगा और इसका निर्देशांक भी दिया रहेगा x2, y2, मतलब कुछ न कुछ x1 y2 का ये सब का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो x ए वाला x बिंदु P के निर्देशांक में क्या है, x और y ज्ञात करना। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ओके, विभाजन सूत्र होता है। और y बराबर क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका विभाजन सूत्र है, ये कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। विभाजन सूत्र से हमेशा हर वर्ष क्वेश्चन आता है, तो इस वर्ष भी क्वेश्चन आएगा, आप निश्चित रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें विभाजन सूत्र में एक और सूत्र होता है कि जब मान लो कि ए रेखाखंड जो है, ए रेखाखंड मान लो कि ए बी एक रेखाखंड है और इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 है। और ध्यान से समझेंगे, एक बिंदु इसके बीच में है जो कि 1:1 के अनुपात में इसको प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इतना जिधर इतना है उतना ही इधर भी है, ठीक है। अगर इधर 4 एकक है तो इधर भी 4 एकक, 10 एकक है तो 10 एकक, यानी कि 1:1 अनुपात में विभाजित करता है। तब x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है। और y ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर क्वेश्चन बनाना है तो। अब देखिए अगले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अगले फॉर्मूला क्या है, तीसरा का, इसमें क्या फॉर्मूला दिया हुआ, इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या का फॉर्मूला दिया हुआ है, त्रिभुज का फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नीचे दिखाई देता है ना,
देखा जाए, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक एक का x1, y1 होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा तो उसको मान लेना है। मान ले कि इसको x1, y1 मान लिए, इसको x2, y2 मान लिए और इसका निर्देशांक x3, y3 मान लिए। ओके, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, त्रिभुज लिख ही देते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा हर हालत में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 3 यानी 23, 3 1 यानी 31, 1 2 यानी कि 12, 23 31 12, 23 31 12। आप 50 को मोबाइल नंबर याद करके रखे होंगे, लेकिन जरूरत की चीजें आप नहीं याद कर पाएंगे तो बड़ी शर्म की बात है ना। तो आप याद कर लेंगे कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। इससे एकदम श्योर है कि आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो आप अब समझेंगे कि हमको ये 3 नंबर छोड़ना है या फिर 3 नंबर लेना है, क्योंकि यदि एक एक नंबर को आप छोड़ते जाएंगे ना तो 100 में 0 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 80 नंबर का एग्जाम होने वाला तो 1 नंबर छोड़े तो आपको 79 हो गया और 1 नंबर छोड़े तो अब जो है 78 हो गया। तो इस प्रकार से आपको छोड़ते नहीं जाना है बल्कि आपको पकड़ते जाना है। ठीक है ना, क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज ज्ञात करने का फॉर्मूला है, त्रिभुज का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए आप नोट डाउन कर लेंगे होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अध्याय 7 के सारे फॉर्मूले आपके कॉपी में लिखा जा चुका होगा, या नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लेंगे हर हालत में, क्योंकि आपको जो है अगर 6 नंबर लाना है तो लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और इस वीडियो को 2-4 बार ऐसे भी देख लेंगे तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, हम बहुत शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। अब देखिए अध्याय 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8, अध्याय 8 का नाम क्या है? त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये कहाँ से आ गया? त्रिकोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्री मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब मापन। ठीक है, तो ये त्रिभुज की भुजा के बारे में भी त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जैसे देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा ए बी सी, और जानते हैं कि इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, अभी बताए थे, और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं ना। तो अब देखिए कैसे किया जाता है। देखो इसमें क्या है ना कि कुछ भुजाओं के बीच में संबंध होता है। ठीक ना, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं ना, तो उन तीनों भुजाओं में संबंध होते हैं। और कितने संबंध होते हैं? तो हर भुजा के एक दूसरे भुजा से संबंध होता है। जैसे देखो ए एक भुजा है तो इस भुजा का इससे भी संबंध होगा और इससे भी संबंध होगा, तो यानी इसका 2 संबंध होगा। तो 2, फिर इस भुजा का भी इससे भी संबंध होगा, इससे भी संबंध होगा, तो 2, और फिर इस भुजा का भी इससे भी संबंध होगा, इससे भी, तो 2। यानी कि ये तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं में ना 6 संबंध हो गए। कितने संबंध हो गए? 6 संबंध हो गए। तो ये संबंधों को ना विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है ना कि लंब और कर्ण में, ध्यान से समझेंगे पहला फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा किसको बताता है? लंब और कर्ण में संबंध बताता है। लंब, अच्छा बताते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं ना। लंब परपेंडिकुलर होता है, आधार व्यास होता है, ठीक ना, और ये देखो ये बेस होता है और कर्ण होता है ना। तो हम लोग लंब को पी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? पी से, और इसका संबंध इससे, तो इसको बोलते हैं एच, ठीक ना। और इसी के प्रकार से जो है, अब इसका संबंध जो है ना, इसका संबंध इससे भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है? ये मान लो कि इसका संबंध इससे होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। इसका संबंध इससे, यानी कि बी बटा में एच। अब देखो इसका संबंध इससे हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा में
बी होता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध इससे होता है, जैसे कि एच बटा में पी, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा यानी कि एच बटा में पी। इसके बाद चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बटा में पी। और छठा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा में पी होता है। ये जैसे इसका देखिए विपरीत है, पी बटा में एच, एच बटा में पी, बी बटा में एच, एच बटा में बी, पी बटा में बी, बी बटा में पी, यानी कि ये 6 संबंध हो गए, 6 आपका फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर याद करना होगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये फॉर्मूला है। देखिए इस चैप्टर में आपको ना बहुत गहरता से समझने के लिए ना डिटेल वीडियो देखने होंगे, और अभी मेरे पास उतना समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है कि आप इसको देख सके, ठीक ना। तो अभी कम समय है, आप इसको नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। अगर कंप्लीट आपको इसके बारे में देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो 10 से 12 दिन का चलेगा, जिसमें जो है आपके मैथ और साइंस और बाकी एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट है उसके हल आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो में देखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चलिए इस चैप्टर में और फॉर्मूला है, यस हाँ, और फॉर्मूला क्या है, मान लो कि ये तो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हो गया, टाइप TYPE, टाइप 1 का फॉर्मूला हो गया। अब देखो टाइप 2 TYPE, टाइप 2 में क्या होता है, देखिए टाइप 2 में क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर, ध्यान से समझे, कोस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉट थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा होता है। जैसे एक दूसरे का विपरीत संबंध है, ठीक ना। चौथा, पांचवा, छठा, आप जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। और क्या फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है टाइप 3 TYPE, TYPE टाइप 3, टाइप 3 का फॉर्मूला क्या है, देखिए टाइप 3 का है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, याद करना होगा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा। और उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका टेन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखने होंगे त्रिकोणमिति जब जानना है तो। और है फॉर्मूला त्रिकोणमिति में, यस, टाइप 4 का फॉर्मूला है, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ध्यान से समझेंगे, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए हो गया। उसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से होता है टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो इस प्रकार के एक फॉर्मूला ये भी याद करना है, और है इसमें फॉर्मूला, बिल्कुल है, ठीक ना। त्रिकोणमिति में और कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या वाला है, 1 प्लस ये देखिए, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा ना, कोसेक की जगह पर हर जगह सेक स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और ये सब फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान रखना। और एक होता है कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखेंगे त्रिकोणमिति में इतना ही फॉर्मूला आप याद करिए तो आपका काम हो जाने वाला है, ठीक ना। कैसे फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हो सकता है, आप देखिए 6 यहाँ पे हो गया 6 और 6 यहाँ पर हो गया 6 6 12 हो गया और 12 हो गया और 6 यहाँ हो गया 18 हो गया, 18 और 9 27 फॉर्मूला। यानी इस चैप्टर में अगर आप 27 फॉर्मूला याद करके रखे है ना तो आपका सारा काम बन जाने वाला है। साथ ही पाइथागोरस प्रमेय का खास जानकारी इसमें होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का, ठीक है। तो ये चैप्टर आप आसानी से बना सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जब तक आप पाइथागोरस सूत्र पर कमांड नहीं रखते हैं तब तक ये सारा खेल आपके लिए गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब जो है आपको अध्याय 9 की ओर लेकर के चलते हैं। अध्याय 9 में क्या क्या है, आप वीडियो रोक करके और सारा फॉर्मूला लिख लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है, या फिर जैसे जैसे लिखते चल रहे हैं वैसे वैसे आप वीडियो को स्पीड कम करके पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अध्याय 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर की बात कर लेते हैं हम, अध्याय 9। अध्याय 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। क्या चैप्टर का नाम है, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ठीक ना चैप्टर का नाम। तो इसमें आपको क्या है ना कि अध्याय 8 अगर अच्छे से पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ेंगे तो अध्याय 9 बना सकते हैं। और यदि त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अध्याय 8 नहीं पढ़े तो अध्याय 9 आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके ही सारे फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। और उसमें देखो एक चीज और आपको बता देते हैं, उसमें एक चीज एक सारणी याद करना है, ठीक ना। वो सारणी का मान इस चैप्टर में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक ना। जैसे क्या सारणी है, सारणी ये है कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ठीक ना। ये आपको जानकारी रहना पड़ता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए याद करके रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है, ये 1/√3 होता है। ये कितना होता है साइन, ध्यान से देखेंगे साइन जो है ना, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है अनंत, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान कितना होता है √2 होता है, इसके मान 2/√3 होता है, इसके मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसके हम लोग चलेंगे सेक का, तो सेक का क्या होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 2/√3 होता है, इसका में √2 होता है, इसका में 2 होता है, इसका में अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है। कोट का यहाँ क्या होता है अनंत होता है, यहाँ पे क्या होता है √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पे 0 होता है। तो ये मान आपको याद करके रखना पड़ेगा हर हालत में, ठीक ना।
ये देखो ये क्या है, कुछ नहीं, साइन के याद कर लिए तो कोस के इधर से यहाँ पे देखो एन से लिखा गया, कोस के लिए 1 1 √3/2 √3/5 1/2 1/2 1/2, ये देखिए। उसके बाद से tan का निकाल के लिख देना है, ठीक है। और आपको याद करके रखना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा तो वहां थोड़ी होने वाला है सब काम, ठीक ना। मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, तब जाकर के आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अध्याय 9 यानी कि कोई फॉर्मूला, विशेष फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे अध्याय 8 का ही चर्चा चलेगा। अध्याय 8 अगर आप अच्छे से कमांड किए हैं, सारे मान को याद करके रखें, सारे फॉर्मूला को यूज करके रखें, याद करके रखें। जैसे खास करके देखो, साइन थीटा याद करके रखे हो क्या होता है, कॉस थीटा याद करके रखे हो, टेन थीटा खास करके याद करके रखो, सेक थीटा के याद करके रखोगे। सेक देखो खास करके टेन और सेक का तो एकदम मान याद कर लेना, सारा मान, ठीक ना। टेन और सेक का, टेन और सेक नहीं तो आपका किस्मत में क्या लगा देगा, क्रॉस लगा देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अध्याय 9 की बात खत्म। अब अध्याय 10 पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, अध्याय 10, ठीक ना। देखिए अध्याय 10 का नाम है वृत्त, क्या नाम है, वृत्त, सर्कल। अब इसमें क्या है ना, अध्याय 10 में कोई विशेष फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, अध्याय 10 में कोई विशेष फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, इसमें थ्योरम दिया हुआ है, दो ठे थ्योरम दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस थ्योरम को आपको जानकारी होना चाहिए और उसको जानेंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर थ्योरम आप नहीं जानेंगे तो कोई होने वाला नहीं। थ्योरम यहाँ पर सिद्ध करने के लिए ये वीडियो नहीं बन रहा है, बल्कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि यह वीडियो केवल सूत्र से संबंधित है, जितने भी सूत्र का यूज हुआ है उसको हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो 10वां चैप्टर आपको वृत्त जो है ना, एक थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी, इसमें कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है, बल्कि वो सारा जो है ना एक कथन से संबंधित है, थ्योरम से संबंधित है। ओके, अध्याय 11 की बात करें तो अध्याय 11 में देखो, अध्याय 11 में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अध्याय 11 आपको जो है ना क्या है, रचना है, चैप्टर का नाम है रचना, और उस चैप्टर में आपको रचना बनाने आना चाहिए, ठीक ना। वो जो है बोर्ड पे पढ़ाने से आप कभी नहीं सीख सकते, जब तक आपके साथ टीचर के संपर्क में न होकर के आपको कॉपी में नहीं पार के घिस करके सिखाया जाए, तब तक आपको सीखना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, वही चर्चा करेंगे तो बाद में चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और परीक्षा से पहले हम चाहेंगे कि एक बार हर चैप्टर पे एकदम डीपली थोड़ा सा जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उस पर चर्चा कर लें, ठीक है। चलिए अब अध्याय 12 की हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट। कौन सा अध्याय 12, अध्याय 12 वहां पे फॉर्मूला बहुत सारा है, अध्याय 12, ठीक ना। इस वृत्तों से संबंधित, वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित सूत्र, मतलब चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक ना। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या जान लो। वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, तो r बराबर क्या होता है d/2, d यानी कि व्यास, ठीक ना। d का मतलब क्या होता है, व्यास होता है, ठीक ना। अब त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है 2π होता है। अच्छा, पाई बराबर क्या होता है 22/7 या फिर 3.14 होता है, ठीक है। अब देखो अर्धवृत्त आ जाता है, क्या आ जाता है, अर्धवृत्त। अच्छा किसको बोलते हैं, जैसे देखो ये पूरा वृत्त हुआ, इस वृत्त का केंद्र हो गया, अब केंद्र से जो जीवा गए तो उसको व्यास बोलते हैं, ठीक ना। इसको त्रिज्या बोलते हैं आधा को, तो ये आधा वृत्त खत्म हो गया तो यही हो गया अर्धवृत्त, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या आपसे पूछ लेगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2πr²। फिर अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि, अब परिमाप वही एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा πr + 2r। याद करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। चौथा अर्धवृत्त हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृत्त के चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश कैसे बोलते हैं, जैसे एक वृत्त है, केंद्र है, अब इस वृत्त को 4 भागों में बांट दो तो एक भाग जो बचेगा ये इसका चतुर्थांश कहलाता है। ये देखो एक चतुर्थांश हो गया, ठीक ना, केंद्र ओ है यहाँ पे, यह त्रिज्या है। तो वृत्त के चतुर्थांश
चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश बराबर का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी परिधि की बात कर लेते हैं। परिधि, वृत्त के चतुर्थांश का परिधि तो क्या होता है, 1/2 पाई आर प्लस 2r होता है। याद करके रखना पड़ेगा ये सब, ठीक ना। अब तीसरा का देखो, त्रिज्या खंड होता है। क्या होता है, तीसरा चौथा। अब होता है त्रिज्या खंड। देखो त्रिज्या खंड क्या कहते हैं, जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र है, तो दो त्रिज्या के द्वारा यदि वृत्त का कोई भाग अलग किया जाता है तो उसी को बोला जाता है त्रिज्या खंड। जैसे कि ये देखो एक त्रिज्या खंड हो गया, ठीक ना। ये त्रिज्या खंड, यहाँ पे इसका कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक ना। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 क्षेत्र थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, कैसे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, एक में लिखा रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बटा मत समझना, ये आर की चिन्ह है। अब समझो आगे, इसका आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे इसका वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या खंड का परिमाप पूछ लेगा। तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करने के लिए आर और चाप की लंबाई, इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा में 180 इंटू पाई आर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 180 इंटू पाई आर होता है, ठीक है, ओके। अब देखो वृत्त खंड होता है, जैसे ये वृत्त है। अब वृत्त में जीवा क्या करता है, वृत्त को बांटता है, तो ये वृत्त खंड हो गया, ये वृत्त खंड हो गया, क्या हो गया, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो इसको ऐसे कर लो। तो अगर हम इस त्रिज्या खंड का फॉर्मूला चैप्टर निकाले, ये क्या है, त्रिज्या बन रहा है ना, त्रिज्या खंड बन रहा है ना, यहाँ से कैसे ये पूरा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस वृत्त खंड का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगाते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानवे करता हूँ 1/2 इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इस फॉर्मूला से आराम से आप याद कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप समझ चुके हैं, वृत्त खंड का। तो वृत्त में इतना ही फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। आप अगर वृत्त को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो जितने फॉर्मूला लिखे हैं वृत्त से संबंधित ना, तो ये सारे फॉर्मूला अगर आप याद करके रखेंगे तो इस चैप्टर में आप जो है सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। तो आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट जो भी करना होगा कर लेना, ठीक है। कहीं देखिए एक जगह सारा फॉर्मूला मिलना आपको बड़ी मुश्किल है, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, अध्याय 12 के लिए आपका कंप्लीट हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 13। देखो अध्याय 13 क्या है, अध्याय 13 है आयतन, ठीक ना। त्रिविमीय आकृति का आयतन है, आयतन ज्ञात करने वाला इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक ना। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि क्या क्या आयतन किसको ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले समझिए।
तो देखिए अगर द्विविमीय आकृति है तो उसको हम लोग क्षेत्रफल तक सीमित रहते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर त्रिविमीय आकृति दिया हुआ है, त्रिविमीय आकृति किसको बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश में उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन फिगर किसको बोलते हैं, जिसमें हाइट हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, इसको हम लोग त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, 3 डायमेंशन आकृति बोलते हैं, ठीक है। फिर से आप समझिए कि 3 डायमेंशन फिगर किसको बोलते हैं, जैसे जिसमें हाइट कुछ हो, जिसमें लेंथ कुछ हो और ब्रेथ हो, ये तीनों चीजों, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये तीनों चीज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। जैसे देखिए पुस्तक क्या है, ऊंचा भी है, चौड़ा भी है और लंबा भी है, तो ये हमारा एक क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो उसका आयतन हमको ज्ञात करने के लिए आवश्यकता है। घन जानते हैं, घनाभ जानते हैं, शंकु जानते हैं, गोला जानते हैं, है ना, बेलन जानते हैं। तो ये सब त्रिविमीय आकृति है और इस त्रिविमीय आकृति को जो है आयतन होता है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे चीज को जो है हम आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले हम लोग गोला का आयतन जानेंगे। किसका जानेंगे, गोला सब लोग समझते हो ना। गोला और वृत्त में बड़ी डिफरेंस होता है। वृत्त जो है ना द्विविमीय आकृति है, लेकिन गोला त्रिविमीय आकृति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है ना पहला गोले पर चर्चा करते हैं। गोला तो गोला में पहला गोले का आयतन, गोले का आयतन तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब इसके बाद गोला के बाद हम बात कर लेते हैं बेलन का। अच्छा, गोले का आयतन, इस चैप्टर का हमारा सारा फॉर्मूला की बात करना है ना। तो गोले के आयतन के साथ साथ ना दूसरा, गोले के आयतन के साथ साथ गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे गोले का, इस चैप्टर का फॉर्मूला को हमको बात करना है। तो आयतन के तो यही है, लेकिन क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोला के बाद बात कर लेते हैं हम बेलन का बात कर लेते हैं। किसको बात कर लेते हैं, बेलन। ये देखिए इसको बोलते हैं बेलन, ठीक ना। इसको बोलते हैं सिलेंडर इंग्लिश में, हिंदी में बेलन बोलते हैं। तो ये तो गोला का बात हो गया, ठीक है। दूसरा का हमको बात करना है बेलन का। किसका, बेलन का, ठीक है। बेलन, तो बेलन का कुल पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहला। दूसरा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और तीसरा, गोले बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। इसके बाद बेलन का जो है हम लोग अगर बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको निकालना पड़ता है आपको बेलन के। देखो ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक ना। चलिए जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी हम कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, क्या, 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं और आर को भी कॉमन ले लेते हैं, तो एच बनता है, यहाँ पर आर बचता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। ऐसे भी दिया हुआ रहता है, ऐसे भी रह सकता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो 2 पाई आर एच रहेगा। क्या रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा, ओके। अब देखेंगे बेलन हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेलन के बाद शंकु। क्या बात कर लेते हैं हम, शंकु कोण का। तो ठीक है, शंकु कैसा होता है, ये देखिए शंकु, ये हो गया हमारा शंकु। तो ये शंकु में देखिए, इसको एच बोलते हैं ना, इसको आर बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। और बेलन की बात कर ले तो बेलन तो यहाँ पर हम बनाए थे आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। अच्छा थोड़ा बना देते हैं, बेलन हो गया। तो ये एच कहलाता है इसमें ना, और ये वाला कहलाता है आर कहलाता है। तो अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए और शंकु का आयतन होना चाहिए, शंकु का आयतन। 3 फॉर्मूला इसका भी है। तो शंकु का देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान रखिए, ठीक ना। ये हो गया आपका शंकु से संबंधित फॉर्मूला। अब देखेंगे और आगे क्या फॉर्मूला है, आप लिख लेंगे पक्का, ठीक ना, नहीं तो फिर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शंकु का हो गया। अब हम थोड़ा सा घन का बात कर लेते, ठीक ना, घन का बारे में। तो घन के बारे में बात करें तो पहले होगा जो भी होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। ए क्या होता है, भुजा होता है ना, और घन का आयतन होता है, घन का आयतन। तो घन का आयतन का क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से हम घनाभ की बात कर लेते हैं। घन किसको किसको बनाने आता है, देखो घन ऐसे होता है, चारों इसका 6 भुजा होते हैं। घन में 6 मतलब 6 फलक होते हैं ना, सारे फलक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन हो गया। घनाभ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 इंटू, ध्यान से समझेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आयतन होता है, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH का मतलब होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना, घनाभ का आयतन, ठीक है। तो अध्याय 13 से संबंधित लमसम जो है सारा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। इतना ही फॉर्मूला का यूज संभवतः किया गया है, और 1-2 फॉर्मूला अगर छूट रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे कौन सा फॉर्मूला छूटा हुआ है, उसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अध्याय 13 का सारा फॉर्मूला आपको लिख दिए, गोला का लिख दिए, घन का लिख दिए, घनाभ का लिख दिए, क्या लिख दिए, शंकु का लिख दिए, सिलेंडर का लिख दिए, ठीक ना। तो लगभग सारा फॉर्मूला इसमें हो गया। अगर कोई छूटता है तो आप बताएंगे कि कौन सा छूटा हुआ है, ठीक है। अब जो है ना अध्याय 15 की बात कर लेते हैं, ठीक ना। अध्याय 15 कहेंगे, अध्याय 13 की बात कर, 14 का क्यों नहीं, अध्याय 14 ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अध्याय 14, ठीक है। अध्याय 14 का नाम क्या है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्या है, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य 3 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI, माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि का हो गया। दूसरा कल्पित विधि होता है, कल्पित विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। कल्पित विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए x बार इक्वल टू होता है आपको a प्लस ध्यान से समझेंगे सिग्मा FI XI बटा में FI, देखिए कल्पित विधि द्वारा, ठीक ना, a प्लस सिग्मा FI DI बटा में सिग्मा FI होता है, ठीक ना। इसके बाद तीसरा होता है प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि होता है, ठीक ना। चलिए, इस फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूज है ना, तो कंफ्यूज है तो इस फॉर्मूला को आप लिखना नहीं है, ठीक ना। इस चैप्टर का फॉर्मूला आप
खुद से याद करेंगे। 14वां चैप्टर का फॉर्मूला क्या है आपको खुद से याद करना है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये याद कर लेना, क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये एकदम फॉर्मूला याद करके रखना सभी लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत विस्तृत फॉर्मूला है, बहुत जरूरी वाला है, आप याद करके रखना, इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अध्याय 15 की बात कर लेते हैं हम। अध्याय 15 का नाम क्या है, प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रायिकता में क्या है कि प्रायिकता में मात्र प्रायिकता ज्ञात करने का, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला है, प्रायिकता P इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। P इक्वल टू एक, इसमें एक और याद करना, प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी E नहीं इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में देखिए एक चीज और याद करने की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी ना, प्रोबेबिलिटी के मान जो है ना कभी भी क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी 1 से बड़ा कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान नहीं हो सकता, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको देख सकते हैं कि अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक जितने भी आपके 10वीं क्लास के मैथ में जो है फॉर्मूले का यूज हुआ है, सारे फॉर्मूले आपको जो है इस वीडियो में रिकॉर्डेड हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और यदि आप जो है याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो 40 नंबर के जो वैकल्पिक जो बहु प्रश्न आएंगे तो उसमें रामबाण साबित होंगे। और यदि आप जो है नहीं है 10वीं क्लास के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप भी देख सकते हैं और फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज यूनिवर्सल है, कहीं भी किया जा सकता है। और